अच्छा, मोनिका, नील, कंफर्म करो ना सर एक बार, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है सर। तो चलो देखते हैं इनकम टैक्स क्लास में आज क्या है। सर आज इनकम टैक्स क्लास में हम लोग ना एक न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक का नाम है सर अदर सोर्स। क्या नाम है सर? अदर सोर्स। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये आपका 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो एरिया है उसी का एक पार्ट बोल सकते हो आप। ठीक है, उसी का एक पार्ट बोल सकते हो आप। और पार्ट का नाम क्या है सर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बेसिकली जब भी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो 5 हेड्स के बारे में बार बार बात आता है सर। 5 हेड्स क्या है? सैलरी हेड, पीजीबीपी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन हेड। ठीक है, और इस तरह से अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं सर अदर सोर्स हेड। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आयन, गुड आफ्टरनून प्रिया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अदर सोर्स की। तो ये हेड्स ऑफ इनकम का ही पार्ट है सर। ठीक है, हेड्स ऑफ इनकम का ही पार्ट है। उसमें टॉपिक का नाम है सर अदर सोर्स। माने बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से इनकम करने का, इनकम करने का नहीं, इनकम को आइडेंटिफाई करने का। इनकम करने का तो अलग अलग तरीका होता है, देयर आर वैराइटीज ऑफ टाइप्स टू अर्न। ठीक है, अब टाइप्स तो पब्लिक अपने हिसाब से चूज कर लेता है ना। पब्लिक का क्या है, वो अपने हिसाब से अपना अर्निंग का टाइप्स बना लेता है। बट गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट का मानना है कि भाई आप अपना टाइप चूज करो, वी डोंट हैव ए प्रॉब्लम विद दैट, बट हम अपना टाइप बनाते हैं ताकि आपका इनकम किस हेड में जाएगा, ठीक है, आपका इनकम का सोर्स किस हेड में जाएगा वो डिपेंड करता है कि आपके अर्निंग के कैरेक्टर पे। आपका अर्निंग का कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। सो अर्निंग का कैरेक्टर माने सिंपल बात है, जब आप जॉब करते हो तो सैलरी कमाते हो, है ना। जब जॉब करते हो सैलरी कमाते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बनाते हो। एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को पे करता है और एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है सर, ऑब्वियसली वो सैलरी कमा रहा है और उसका हिसाब किताब सैलरी हेड में सेक्शन 15 से लेके 17 और बहुत ही अलग अलग और भी बीच बीच का सेक्शन है जो आपको सैलरी सिखाता है। हाउस प्रॉपर्टी जब आप रेंटेड इनकम करते हो, रेंटल इनकम, घर भाड़ा देके जो इनकम होता है मेनली। पीजीबीपी जब आप बिजनेस करते हो या फिर आपका कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन संभालते हो। ठीक है, जैसे आप लोग जब जैसे जैसे आगे आगे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे, या फिर प्रैक्टिसिंग टैक्स प्रोफेशनल्स बन जाओगे, प्रैक्टिसिंग जीएसटी प्रोफेशनल्स बन जाओगे। आपके सामने हजारों ऑप्शंस है सर। ठीक है, प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाओगे, ठीक है, स्टॉक एनालिस्ट बन जाओगे, बहुत सारे प्रोफेशंस आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, है ना। वोकेशंस भी होते हैं एंड वी ऑल नो दिस। जो लोग आजकल रिसेंट ट्रेंड में पीजीबीपी चैप्टर मेरे साथ कवर किए हो, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा, डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि ये साइकिल घूमता रहता है। नाउ बिजनेस प्रोफेशन सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक का एरिया कवर करता है। सेक्शन 28 से लेके 44 AE तक का एरिया कवर कर लेता है। फिर हम लोग लेटेस्ट में कैपिटल गेन पढ़े सर, है ना। कुछ दिन पहले ही हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर कवर कर रहे थे, जहां पर सेक्शन 45 से लेके 55 तक का एरिया बात है सर। सेक्शन 45 टू 55 ये कैपिटल गेन के बारे में बात करता है कि अगर आप कैपिटल एसेट सेल करके जब आप कमाते हो, इसके लिए आपको, मैं फिर से नहीं बोलूंगा, आपको पता है। अगर बाई चांस किसी ने कैपिटल गेन का क्लास मिस किया, कर लो सर। वैराइटीज ऑफ कैलकुलेशंस, वैराइटीज ऑफ प्रोविजंस। ठीक है, बस थोड़ा प्रॉपर गो थ्रू करो, इंटरेस्ट के साथ, अपने आग्रह बढ़ाओ, अट्रैक्शन के साथ। कोई डाउट हो तो पूछो, ऑफलाइन में आ जाओ, कोई स्पेशल क्वेश्चन आंसर सेशन ज्वाइन करो, उसमें टेस्ट दो, अपना नॉलेज को एनहांस करो, क्या प्रॉब्लम है उसको देखो। ठीक है, तब जाके प्रोफेशनल एग्जाम का नैया भी पार होता है और आप बेहतर से और बेहतर बनोगे सर। ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट, ऑल नो दीज थिंग्स। कैसे गुड से बेटर होता है? ठीक है, पहले बैड रहते हैं हम लोग, है ना, पहले हम लोग बैड हालत में होते हैं, फिर बैड से गुड होना पड़ता है, फिर गुड से
बेटर, फिर बेटर से बेस्ट, बेस्ट के ऊपर कुछ है पता नहीं सर, होगा। ठीक है, सर्वोत्तम, हिंदी में भी बहुत सारे भाषा बोला जाता है। ओके, तो कैपिटल गेन, अब जो हेड के बारे में आपके साथ में बात करने जा रहा हूँ, इस चार्ट का जो लास्ट हेड यहाँ पर शो कर रहा है फ्लो चार्ट में, इसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये सेक्शन 56 में स्टार्ट होता है सर, और खत्म होता है अप्रोक्स 59 में, बीच में ये 57, 58, 59, तो 56 से 59 सुनने में तो 4 ही सेक्शन है, पर थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है ना सर। ये तो जस्ट एक रफली इस यहाँ से यहाँ तक बोला है, पर बीच बीच में आपको सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज का मेला, है ना, सेक्शन, सब सेक्शन एंड वेराइटीज ऑफ, और भी इनकम टैक्स के अलग सेक्शंस भी सामने आ जाता है ना सर। ठीक है, वो तो आदत सा हो गया है, क्योंकि टैक्स लॉ पढ़ते पढ़ते, कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते, जीएसटी लॉ पढ़ते पढ़ते, ठीक है, या फिर अदर लॉ भी है आप लोगों का, तो दूसरे और भी जो लॉ का पेपर है वहां पर भी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को एक आइडिया तो हुआ है कि लॉ पढ़ना है तो फिर सेक्शन से नहीं डरना है। ठीक है, सेक्शन से डर जाओगे तो फिर लॉ बुरा मान जाएगा, तो आपको सेक्शन से डरना नहीं है, सेक्शन को सामना करना है। ठीक है, क्योंकि तभी जाके, अच्छा टैक्स में तो आपको सेक्शन भी जानना है और एज वेल एज प्रैक्टिकल भी जानना है, क्योंकि माने अलॉन्ग विथ सेक्शंस ये अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का सामना भी करता है ना, तो आपको हमेशा रेडी रहना पड़ेगा सर, एकदम बिल्कुल अनडाउटेडली। ठीक है सर, आप समझ गए, अब आगे बढ़ो सर। ठीक है, बढ़ती का नाम जिंदगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा। अच्छा एक सेकेंड सर, कुछ क्वेश्चन रेडी किया था, उसको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। ये बार बार आज इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ पता नहीं सर, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कुछ काम चल रहा होगा दुर्गा पूजा से पहले ना, ऐसे हर लोकेलिटी में नॉर्मली चलता रहता है। कौन सा करंट का फेज वो क्या करता रहता है, आई डोंट नो। मैं तब से सोच रहा हूँ कि अभी आप लोगों को लिंक भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, पर ये ऐसा झमेला में डाल दिया। फिर मैं सोचा कि एक बार शायद कैंसिल करना पड़ेगा, फिर मैं 15 मिनट्स चेक किया, फिर देखा कि चलो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि स्टे करेगा, फिर मैं चलो क्लास लेते हैं। तो एक सेकेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा ले लूँ। ओके सर। अच्छा, मुझे कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किया था, वो भी मैंने रेडी कर लिया, आगे आगे डिस्कस करूंगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस करूंगा तो फिर माथा में घुसेगा नहीं सर। ठीक है, क्योंकि हमारा माथा है, इसका भी कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से थोड़ी ना माथा में जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा सर, इसलिए क्वेश्चन को करने से पहले प्रोविजंस को जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला काम रहेगा एक एक पॉइंट को समझना, प्रोविजंस को समझना, अदर सोर्स में कौन सा इनकम आता है, ठीक है, उसके बारे में पहले जानो। जैसे एक बात मैं आपको कह दूं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई घर नहीं, उसका एक ही घर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम को अलग अलग हेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, बस आप इतना याद रखो, जो इनकम को सैलरी में जगह नहीं मिला, मैंने आइडेंटिफिकेशन सैलरी के साथ नहीं हो रहा है, जो पीजीबीपी के साथ आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है, जो इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो कैपिटल गेन हेड के साथ भी मैच नहीं कर रहा है, आप समझ रहा हो कि ये अदर सोर्स में जाएगा। कितना अच्छा नाम है, एक ऐसा नाम दे दिया इसमें सारा बाकी इनकम फिट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई आप कौन सा सोर्स में इनकम किए हो, गवर्नमेंट देख रहा है कि उनके दिया हुआ जितना सारा हेड्स हैं कहीं पर भी फिट नहीं हो रहा है, फिर गवर्नमेंट ने एक ऐसा हेड बनाया, उसको अदर सोर्स में डाल देगा, सिंपल। गवर्नमेंट भी कितना चालाक है ना सर। हाँ सर, चालाकी तो करेगा ना, क्योंकि पब्लिक उससे ज्यादा चालाक निकलते हैं। गवर्नमेंट का जो भी रूल होता है ना, उसको तोड़ मोड़ के अपना नियम बनाता है, इसलिए गवर्नमेंट को भी चालाक होना पड़ता है। गवर्नमेंट माने पॉलिसी मेकर्स, जो लॉ को बनाता है, ठीक है, लॉ मेकर्स सर, जो लॉ को बना रहा है, लॉ का प्रोविजंस को सेट कर रहा है, उनको बहुत सारा चीज सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वो हमारे लिए लॉ को डेवलप करते हैं, और फिर उस लॉ के बेसिस में कैलकुलेशंस होते हैं।
फिर उस कैलकुलेशन को करके आप लोग कंसल्टेंट बनते हो। सर समझ गए। अच्छा, देखते देखते सर प्रो फॉर्मा हमारे सामने हाजिर। क्या हाजिर सर? प्रो फॉर्मा। प्रो फॉर्मा माने सर, प्रो फॉर्मा माने फॉर्मेट, ठीक है सर। कैसा फॉर्मेट? तो वेरी सिंपल फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है सर, आपको मैं अलग अलग अदर सोर्स इनकम का आइडेंटिफिकेशन करवाऊंगा। ये जो अदर सोर्स हैं, इस अदर सोर्स के अंदर कौन से इनकम को जगह मिला है मेनली, ठीक है। फिर एक एक इनकम के बारे में नॉलेज गैदर करूंगा। फिर जाके जैसे ही नॉलेज गैदर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप अभी क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे। वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस आ सकता है। जैसे जब भी मैं अदर सोर्स के बारे में बात करूंगा, वन ऑफ द बिग नेम अदर सोर्स इनकम में, दैट इज डिविडेंड इनकम। जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मैं कल कल ही था सर, ठीक है। जो लोग फाइनेंस का, जिन लोगों का सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में है, या फिर ज्यादातर ग्रुप 2 में है, सीए का भी ग्रुप 2, सीएमए का भी ग्रुप 2, सीएस का भी ग्रुप 2, ठीक है, सभी का ग्रुप 2 में है। तो जो लोग ग्रुप 2 का भी क्लास करते हैं, उनको रिसेंटली मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही टॉपिक स्टार्ट किया, डिविडेंड इनकम। मैंने एक्चुअली वहां पर बात ऐसा चल रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कंपनी डिविडेंड क्यों देता है और किस लिए देता है और उसका कैलकुलेशंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं सर, कंपनी तो डिविडेंड देता है, पर किसी के हाथ में डिविडेंड इनकम भी तो होता है ना सर। कंपनी की तरफ से डिविडेंड देना उसका प्रॉफिट का पार्ट है। प्रोपोर्शन मतलब इसको बोलते हैं हम लोग पीएल अप्रो करना, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, फिर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कंपनी से डिविडेंड भी लेते हैं, कमाते हैं डिविडेंड। काफी लोग कमाते हैं, मैं भी कमाता हूँ सर, जितना एज पर माई इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो डिविडेंड इनकम कौन से हेड में चार्ज करना चाहिए सर? इन जनरली डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में चला जाता है। अब धीरे धीरे डिविडेंड इनकम का काफी सारा हिसाब किताब है, जो आपको इनकम टैक्स में जानना पड़ेगा कि डिविडेंड इनकम का क्या क्या मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन टेक्निक होते हैं। इसके अलावा पॉपुलरली और भी कुछ नाम है जो अदर सोर्स में देखा जाता है सर, जैसे कि कैजुअल इनकम। सर कैजुअल, हाँ सर, कैजुअल माने जो रेगुलर नहीं है, कैजुअल माने विच इज नॉट रेगुलर, जो रेगुलर नहीं है। जैसे क्या रोज रोज कोई लॉटरी से टिकट जीतता है सर, लॉटरी का पैसा? कभी कभी जिंदगी अगर किसी का किस्मत साथ देता है ना। हाँ सर, लॉटरी किस्मत का खेल है ऑब्वियसली। हॉर्स रेस। हाँ सर, हॉर्स रेस, थैंक यू सर। हॉर्स रेस घोड़ दौड़ का होता है, जानते हो? रेस कोर्स बोल के एक होता है सर, कोलकाता में है, बड़े बड़े शहरों में है रेस कोर्स, बैंगलोर में है, बॉम्बे में है, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में रेस कोर्स होता है। वहां पर हॉर्स घोड़ा का दौड़ का प्रतियोगिता होता है। अब घोड़ा तो अपना दौड़ने के लिए रेडी रहता है, बट कौन सा घोड़ा अच्छा दौड़ेगा उसका जॉकी पे भी डिपेंड करता है और घोड़ा पे भी डिपेंड करता है। द स्ट्रेंथ ऑफ हॉर्स एज वेल एज द जॉकी का माने टेक्निक। जॉकी माने जो घोड़ा को चलाते हैं, घोड़ सवारी, ठीक है, घोड़ सवार, ठीक है, जो घोड़ा को चलाते हैं, राइडर बोलते हैं, ठीक है, जॉकी बोलते हैं नॉर्मली। सो आपका काम क्या है? आप ऐसे क्या बोलते हैं, बीडर बीडर की तरह होता है, ठीक है, अलग अलग नाम चलते हैं इस फील्ड में। आप घोड़ा के ऊपर पैसा लगाओगे कि भाई ये वाला काला घोड़ा जीतेगा, लाल घोड़ा जीतेगा, सादा घोड़ा जीतेगा, ठीक है। तो कोई भी घोड़ा पे आप ऐसे पैसा लगा सकते हो और वहां से भी आप इनकम पे जनरेट कर सकते हो। जीतता है सर, लोग जीतता है एकदम बिल्कुल, ठीक है। हाँ एकदम मैंने सर्टेन नहीं है, ऑब्वियसली इनकम स्पेकुलेटिव है, ठीक है, इनकम स्पेकुलेटिव है। रेस कोर्स, कोलकाता में रेस कोर्स, यस है सर। ये देखो, दिख रहा है सर, कितना सारा लोग देखो। जैसे हमारे कोलकाता में है, विक्टोरिया के पास ही है, कभी मौका मिले तो जा सकते हो, टिकट काट के देखने के लिए भी लोग जाते हैं। अभी विंटर सीजन आएगा ना सर, विंटर में ज्यादा होता है। बहुत पैसा का खेल है, नो डाउट, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आप हॉर्स रेस में पैसा लगा सकते हो। तो जो भी जॉकी जीतता है ना, वो पहले लगाना पड़ता है, फिर उसमें से आपको गेन होता है और उस पैसे को आप अदर सोर्स में
इनकम के रूप में दिखाओगे। टैक्सेबल है, बिल्कुल टैक्सेबल है। नॉर्मली 30% टीडीएस काटता है सर इस पे, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स जो है ना 30% का टैक्स रेट है। डिस्कस करता हूँ आगे आगे कि कितना टैक्स देना पड़ता है। तो नॉर्मली 30%, बाकी और भी हिसाब किताब बताता हूँ सर। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल्स हो गया, मैंने पजल सॉल्व करके कोई गेम जीता आपने, ठीक है। हॉर्स रेस हो गया, कार्ड गेम हो गया, या फिर कोई भी क्विज कंपटीशन, ठीक है। जैसे कि केबीसी जीत लिया आपने, गैम्बलिंग करके आ गया। गैम्बलिंग माने एकदम प्योर जुआ का डेन सर, ठीक है। गैम्बलिंग जैसे कि उसको क्या बोलते हैं, कैसीनो होता है ना, कैसीनो में होता है एक तरह का गेम होता है ना सर। जैसे एक कंपनी है डेल्टा कॉर्पोरेशन बोल के, उसका कैसीनो वगैरह है गोवा में, उसका शेयर वगैरह भी काफी मार्केट में चलता है। एक ही कंपनी है जो कर सकता है ऐसा काम, इसका नाम है डेल्टा कॉर्पोरेशन, ठीक है, डेल्टा कैसीनोज, ठीक है। इसका कैसीनो वगैरह चलता है। नॉर्मली गोवा में ज्यादातर है, हमारे देश में इसका होटल वगैरह भी है, पर कैसीनो भी इनका लीगल गवर्नमेंट ने चलाने का मौका इनको दिया है। तो सिंपल बात है, जब आप कैसीनो से कमाओगे, जब आप कैसीनो से कमाओगे तो वो भी आपका गैम्बलिंग का पार्ट हो जाएगा। बेटिंग, जैसे बेटिंग क्या होता है, बेटिंग यू ऑल नो सर कि बेटिंग किस तरह का होता है। ये भी बेटिंग मैंने एकदम प्योरली जुआ हो गया ना, प्योर जुआ। जैसे मानो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप। जैसे कल श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान का मैच था, मैं खबर रखता हूँ सर। तो श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में श्रीलंका 344 बनाया था और पाकिस्तान 345 करके जीत गया। तो पाकिस्तान कल विनर बना। तो मानो मैं बुकी के साथ डील किया कि अगर पाकिस्तान जीता तो उसके लिए मैं एक बिड करूंगा, तो मेरे को पहले कुछ पैसा देना पड़ेगा और कुछ मेंबरशिप फीस होता है। तो फिर ऐसे, अब देखो खेल में कौन जीतेगा कौन हारेगा किसको पता, है ना। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, पता नहीं सर, ये पहले से बताना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी ये बेटिंग चलता है कि कौन कोई भी टीम पे पैसा लगा देना। श्रीलंका पे पैसा लगाते हैं, श्रीलंका जीता तो मेरे को मिलेगा, पाकिस्तान हारा तो उसको मिलेगा, कुछ इस तरह का, ठीक है। बेटिंग बड़ा डेंजरस गेम है, बिना समझ के। अच्छा सर, आजकल एक गेम हो गया ड्रीम इलेवन। हाँ बोलो सर। हाँ গ্যাম্বলিং আর বেটিং এর মধ্যে তফাৎটা কি? এটা গ্যাম্বলিং আর বেটিং তো একই না, আলাদা কিছু কি মানে थोड़ा তফাৎ? सा थोड़ा सा डिफरेंट, मैंने गैम्बल गैम्बल बेटिंग मैंने जैसे मैं अभी आपको जो बोल रहा था, अभी जो मैं डिस्कशन आपको कर रहा था ये बेटिंग था, ठीक है। कि आप बेटिंग कर रहे हो, मैंने बेसिकली प्लेयर को, मैंने बेटिंग क्या होता है ना, बेटिंग के लिए किस किसको बोलते हैं, बेटिंग मैंने, जैसे मानो प्लेयर लोग ना पैसा खा लेता है बेटिंग करके, कि भाई अगर आपको, आप मुझे पैसा देते हो तो मैं बदले में मैच को हरा दूंगा, समथिंग लाइक दैट, ऐसे करते हैं, ठीक है। और गैम्बल माने, जैसे अभी जो मैंने गैम्बल कर रहे हैं, गैम्बल माने जो स्पेकुलेशन है, एकदम टोटल स्पेकुलेशन, ठीक है। उसको बेसिकली कहा जाता है। बाकी आप डिक्शनरी में जाके थोड़ा गैम्बल और बेटिंग का डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली दोनों ही वेजरिंग एग्रीमेंट है, बैटिंग गैम्बलिंग वेजरिंग एग्रीमेंट, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा इंग्लिश डिक्शनरी में जाके थोड़ा सा डिफरेंस देखा करो सर, आपको आइडिया लग जाएगा। फिलहाल चलो हम लोग आधा सोर्स में बात करते हैं। आप गूगल भी कर लो ना, क्या दिक्कत है बेटिंग वर्सेस गैम्बलिंग। क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज दैट इन गैम्बलिंग द स्टेक्स और वेजर इज प्लेस्ड ऑन एन इवेंट विदाउट एनी क्लू ऑफ द आउटकम, पता ही नहीं क्या होगा। whereas in betting the stakes are placed on an event the outcome of which is based on the performance of the players, ठीक है, influenced by their skills। समझ रहे हो सर। बेटिंग में, बेटिंग में आउटकम क्या होगा ये पता लगता है, ठीक है। जैसे कि प्लेयर लोग बेटिंग में, आप लोग खबर सुने होंगे, आईपीएल बेटिंग के बारे में खबर सुना था, हाँ, कि अगर तुम अच्छा खेलोगे तो तुमको इतना पैसा देगा, तुम अगर मैच नहीं खेलोगे माने तो फिर तुमको और ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर्स के ऊपर बेस करके जब प्लेयर पैसा खाते हैं उसको बेटिंग कहते हैं। आईपीएल में ये घोटाला हुआ था, अपने टीम को हराना, इंडियन टीम में भी एक टाइम पे हुआ था सर, ठीक है। बहुत ही खतरनाक टाइप का कॉन्सेप्ट है कि अपने देश का इज्जत को दांव पे लगा के प्लेयर बिक जाता है, ठीक है। जो परफॉर्म कर सकता है वो अपने स्किल्स को यूज कर सकता है, पर यूज ना करके हारना, पैसा खा के हार जाना, तो फिर ये लीगल भी है सर, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि गैम्बलिंग मैंने बेसिकली जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो,
ठीक है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है। बेटिंग में आपको पता है क्या हो सकता है, यू नो व्हाट कैन बी द आउटकम, बट ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है प्लेयर के स्किल्स पे। वही मैं एक्चुअली अभी आपको बताने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब चलो ये तो अलग डिस्कशन हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा अभी। बुझते पारली কিছুটা? हाँ सर। अच्छा, तो फिर ये जो कैजुअल इनकम का खेला है ना सर, कैजुअल इनकम का जो एरिया आप देख पा रहे हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स, अदर गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग, ये सारा चीज आपका अदर सोर्स का पार्ट है। जितना कमाओगे ऐड हो जाएगा। ये फॉर्मेट बेस सिंपल एकदम, फॉर्मेट बोल के कुछ नहीं होता टैक्स में, बस प्रेजेंटेशन ऐसा करो कि एग्जामिनर को समझ में आए। आइडेंटिफाई ऑफ द इनकम एंड पुट इट इन दी एक सिंपल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सिंपल फाइंड आउट करना है टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड है। आपका खेल इतना है सर, आपका खेल इतना है, टैक्सेबल होगा तो यहाँ बैठेगा, एग्जेम्प्टेड होगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्यों एग्जेम्प्टेड कर रहे हो उसका रीजन देना पड़ेगा। टैक्सेबल होगा तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में पुट करना है, और अगर एग्जेम्प्टेड होगा तो क्यों एग्जेम्प्टेड उसका रीजन बता देना। बस टोटल करके कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके जैसे पूछेगा क्वेश्चन, इतनी सी खेल। बट ये इतना सा बात इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, इतना सा बात इतना आसान तो है नहीं। Consideration received in excess of fair market value of shares of a closely held company where such shares are issued at a premium। मैंने कहना ये चाहता है सर कि जब आप किसी से कोई पैसा रिसीव करते हो, कंसिडरेशन रिसीव करते हो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा, जो उसका फेयर मार्केट वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो ऑफ ए क्लोजली हेल्ड कंपनी, मैंने कोई कनेक्टेड रिलेशन में, वेयर सच शेयर्स आर इशूड एट ए प्रीमियम, जहां पर शेयर मार्केट में प्रीमियम दाम पे इशू हो रहा है और आप उसको ज्यादा दाम पे ले रहे हो, फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा। तो जो एक्स्ट्रा इनकम आप कर रहे हो ना, वो उसको भी अदर सोर्स में काउंट किया जाएगा। इसका डिस्कशन मैं आगे आगे करूंगा आपको। 56 सबसेक्शन 2 क्लास 7B। वेट सर, आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। अभी थोड़ा नाम सुना रहा हूँ, पहले थोड़ा नाम सुन लो, फिर एक एक डिटेल्स होगा। अच्छा, interest received on compensation, enhanced compensations deemed to be income in the year of receipt। 56 subsection 2 clause 8। सर ये क्या है? सर ये नॉर्मली वो चीज है होता है सर, जब किसी भी इंसान को, माने किसी एसएससी को, इंसान बने यहाँ पर कौन है? एसएससी। अच्छा, एसएससी कौन? से फॉर एग्जांपल आपको कोई लैंड वगैरह बेचना पड़ा सरकार को, ठीक है, या कोई कोई कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट होगा, तो आपको कंपनी की तरफ से कॉम्पेंसेशन मिलता है। सपोज आपका जमीन है, कोई बड़ा कंपनी आया और बोल रहे कि आपका लैंड परचेस करेंगे, बदले में हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे। नॉर्मली होता है ना, बड़ा फैक्ट्री बनेगा तो लोकल किसानों को बोला जाता है कि भाई जमीन का दो, बदले में इतना कॉम्पेंसेशन लो। तो कई बार क्या होता है, एक लैंड के बदले मानो उसको 10 लाख दिया गया, पर बाद में पता चला 10 लाख तो वैल्यूएशन वाइज कम दिया गया, तो फिर बाद में कंपेंसेशन एनहांस भी मिलता है, उसके लिए कोर्ट केस हो जाता है। फिर उसका मैटर जब सेटल होता है तब एक्स्ट्रा पैसा 10 की जगह शायद 13 लाख मिलना चाहिए था, तो बाद में 3 लाख एक्स्ट्रा मिला है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन, तो जो भी कॉम्पेंसेशन किसी को मिलता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अर्निंग होता है, सपोज ये 10 लाख आपका कॉम्पेंसेशन है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिला है, तो ये जिस साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस साल का इनकम माना जाएगा। ये 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8 के तहत बोला गया। आगे और चर्चा जोर का करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ना मैं थोड़ा सा आपको नाम गान सुना रहा हूँ सर। क्या क्या सुना रहा हूँ? नाम गान कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर अदर सोर्स है, अदर सोर्स में ऐसा कौन सा इनकम आता है सर। यानी आपको सैलरी दिमाग में गया, आपके दिमाग में पीजीबीपी गया, आपके दिमाग में कैपिटल गेन गया, आपके दिमाग में हाउस प्रॉपर्टी गया, बट आपके दिमाग में अदर सोर्स जब भी आता है तो अदर सोर्स में कौन आ सकता है ना, बिग क्वेश्चन। अदर सोर्स सुनने में अदर सोर्स है, बट ये अदर सोर्स में होता कौन है भाई? इस घर में कौन रहते हैं? है ना, घर तो घर हुआ, लेकिन घर में रहता कौन है? अदर सोर्स पे घर में कौन रहते हैं? तो ये सब ये लोग रहते हैं। अच्छा, एडवांस फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। ये लास्ट दिन बता रहा था आप लोगों को, कनेक्टेड पॉइंट्स है, कैपिटल गेन चैप्टर में भी था। मानो आप किसी का जमीन वगैरह बेचने के लिए किसी से पैसा लिया था, और वो पैसा एडवांस के रूप में लिया था, और वो बाकी टाइम पे आपको पेमेंट नहीं किया,
तो आप उसको फॉरफिट कर दिए, ठीक है, एज पर दी एग्रीमेंट। होता है ना, एक 50 लाख का जमीन लेना है, ठीक है, लास्ट दिन समझा रहा था, भूल भूल तो नहीं गए सर। सपोज आपको 50 लाख का लैंड किसी से लेना है और आप किसी को जाके 50,000 का एडवांस करके आए और ये बोल के आए कि भाई 1 मंथ के अंदर बाकी पैसा पेमेंट कर देंगे। 1 मंथ चला गया तो 50,000 फॉरफिट हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो फॉरफिटेड ड्यू टू फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 का जो एरिया है, ये वाला भी अदर सोर्स में आता है। सर ये तो लंबा लिस्ट है। हाँ सर, लिस्ट लंबा है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन का जरूरत है। अच्छा, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय एनी पर्सन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 में बोला है, ये भी अदर सोर्स में आएगा। कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ कंडीशन रिलेटिंग देयरटू। सर ये क्या हो गया, नॉर्मली जॉब के टाइम पे हमको सैलरी मिलता है, बट कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट के चक्कर में कंपनी की तरफ से कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है। क्या लिखा है सर, कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन इन कनेक्शन विथ टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। जॉब खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बदले में कंपनी की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, एक एक कंडीशन के हिसाब से। नॉर्मली ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है, वो सैलरी में ट्रीट होता है, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट मिलता है, वो अलग बात है। बट समटाइम कुछ कॉम्पेंसेशन टर्मिनेशन के कारण कि आपका जॉब नहीं रहेगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कॉम्पेंसेशन दे दिया गया कि भाई आपको तो अभी रख नहीं पाएंगे तो कुछ कॉम्पेंसेशन रखो, जो ना तो ग्रेचुइटी है ना तो पेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली लोग जब नौकरी से रिटायर करते हैं उनको ग्रेचुइटी मिलता है, पेंशन मिलता है, ये सब सैलरी में सीखते हो ना आप लोग, VRS मिलता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। बट यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ ये कॉम्पेंसेशन है, किस लिए दिया जा रहा है, आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट के कारण या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयरटू। अगर जॉब के कुछ चेंजेस हो गया, मॉडिफाई हो गया, जॉब ही नहीं रहा, कुछ समथिंग लाइक दैट, तो ऐसे चीजों के ऊपर बेस करके आपको कुछ पैसा मिले, तो जो भी पैसा मिले वो भी अदर सोर्स में आ जाएगा। सोर्स तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से सोर्स से हम इनकम कर सकते हैं, जिसको अदर सोर्स में जगह दिया जाता है। फिर यहाँ पर कुछ और नाम है, द फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे इनकम के बारे में पढ़ाऊंगा अभी जो इनकम को नॉर्मली कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए था, इस इनकम को नॉर्मली कैपिटल गेन हेड में जाना चाहिए, बट बजाय कैपिटल हेड में जाने की वजह, सॉरी मैं गलत बोल दिया सर, अंडर द हेड PGBP, सॉरी सर, फॉलोइंग इनकम इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड PGBP, मैं कैपिटल गेन बोल दिया, सॉरी सर। PGBP में जाने की जगह ये अदर सोर्स में आ सकता है, बट क्यों और कब, जैसे कि एनी सम received by an employer from his employees as contribution to any provident fund या फिर superannuation fund or any other fund for the welfare of the employee। नॉर्मली क्या होता है, ये बात ना सैलरी में भी होता है, ये PGBP में भी हुआ था कि जितना पैसा एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है उतना ही पैसा एम्प्लॉय भी करता है। तो अगर कोई पैसा एम्प्लॉय से रिसीव करता है एम्प्लॉय के ही प्रोविडेंट फंड में डालने के लिए, any sum received by an employer from his employees as contribution to any provident fund, okay, or any kind of superannuation fund, सेम कॉन्सेप्ट है। प्रोविडेंट फंड, इसी को दूसरा नाम पे सुपर एनुएशन भी कहा जाता है। एनुएशन माने एनुइटी, एनुएशन माने एनुइटी, ये भी फाइनेंशियल टर्म है। जब किसी फंड में रेगुलर बेसिस में एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है ना, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, हर साल एक 10,000 करके, हर महीने 5,000 करके, ठीक है, 10 साल बाद 20 साल बाद उस पैसा का एक टोटल अमाउंट आता है, उसे प्रोविडेंट फंड या सुपर एनुएशन फंड कहा जाता है। और ये फंड एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए ही दिया जाता है और एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को दे रहा है, पर एम्प्लॉयर इसको PGBP में ट्रीट नहीं किया। तो अगर एम्प्लॉयर ने उसको ट्रीट नहीं किया PGBP में, ठीक है, तो अभी
ये पर्टिकुलर इफ नॉट चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, तो अभी ये इनकम अदर सोर्स में आ जाएगा। यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पीजीपीपी में दिखाने के जगह भूल गए, किसी कारण से नहीं दिखा पाए, तो अभी वो कहाँ आ जाएगा, अदर सोर्स में। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज माने अगेन सर कंपनी लॉ में बार बार पढ़ते हो आप लोग, डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स एटसेट्रा। बेसिकली इंटरेस्ट वाला बात जब भी होता है, शेयर तो नहीं होगा, शेयर के बदले डिविडेंड होता है। यहाँ पर मेनली आप किसी को एडवांस पे कर रहे हो, उसके बदले इंटरेस्ट ले रहे हो, आप किसी को डिवेंचर दे रहे हो, उसके बदले इंटरेस्ट, मैंने किसी कोई आपको डिवेंचर दिया, बदले में आप उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जो भी इंटरेस्ट आप इनकम करोगे, ये आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ते हो ना, कंपनी डिवेंचर इशू करता है, बॉन्ड इशू करता है, बदले में लोगों को इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ओके, वो भी आपका अदर सोर्स का इनकम है। नॉर्मली पीजीपीपी में ट्रीट करना चाहिए, बट अगर नहीं किया तो फिर अदर सोर्स। मैं बहुत देर से पूछा नहीं आप लोगों को, क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सर बातें? प्लीज टेल मी सर। তারপরগুলো বোঝা যাচ্ছে? यस सर। सर नाम जानना Yes. जरूरी है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, नाम जपो ठीक है। बहुत सारे लोग देखना सर, जो भगवान का नाम लेते हैं सारा दिन नाम जपता रहता है, बोलते हैं नाम जपने से भगवान मिल जाएगा। नाम जपने से भगवान मिलता कि नहीं मिलता मेरे को तो नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि मैं इतना आध्यात्मिक इंसान नहीं हूँ, पर इतना जरूर मुझे समझ में आ गया आजकल कि जो लोग नाम जपते हैं उनका ना कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका माइंड स्टेबल होता है। नॉर्मली आम आदमी का क्या प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर एवरेज लोगों का प्रॉब्लम ये है सर कि इनका माइंड फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ये सोचता है तो कभी वो सोचता है, इसीलिए ना करियर में ग्रोथ नहीं हो पाता, ठीक है, कोई काम ढंग से कर नहीं पाता। क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि वो मन लगा के कोई काम कर नहीं पाता, मन लगा के पढ़ता भी नहीं है, मन लगा के कुछ नहीं करता। तो ये जो नाम जपने के बारे में लोग बोलते हैं ना, बड़े बड़े लोग, ठीक है, तो नाम जपने का मतलब और कुछ भी नहीं है, मैं जितना समझा सर, ये बेसिकली आपको कंसंट्रेट करवाएगा, ठीक है। बाकी सर स्पिरिचुअल मैटर तो मेरे दिमाग में भी इतना समझ में नहीं आता, पर इतना मैं समझ गया, ठीक ठीक है, वो जो राधा राधा बोलो, कोई बोलता है कृष्ण कृष्ण बोलो, ठीक है, जो भी बोलता है, ठीक है, हरी हरी बोल, ठीक है, मैं इतना समझ रहा हूँ सर कि आपका कंसंट्रेशन एक चीज पे रखने के लिए, और ऐसा चीज जो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है। तो बेसिकली ये जो भी आपको मैं अभी नाम सुना रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग नाम किस चीज का, अदर सोर्स के अंदर क्या क्या इनकम आ सकता है, तो ये बेसिकली आपको ना बार बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, बार बार पढ़ने से याद आ जाएगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और आपके दिमाग में ना छप जाएगा, अच्छा सर ने पढ़ाया था और बार बार नाम जपने के बारे में बोला था, ठीक है तो नाम जपने के बारे में अब अपना अपना जो भी आपका पसंद है वो आप उसके हिसाब से, मैं जो समझता हूँ उसके नाम लिया, आप कोई आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु और कोई है तो आप वो उसको मानो, ऐसा कोई बात नहीं है, सब अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, ठीक है, तो जिसको जो भी आराध्य है, ठीक है, आपका जो भी गुरु है आप उनको मानो, तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। तो आप बस कंसंट्रेशन बढ़ाओ और पढ़ते रहो, देखना कि आपको सारा चीज ऐसे समझ में आ जाएगा। मैं अभी आपको क्लास में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो आपको है ना सर, पढ़ना तो आपको है, तो प्लीज मेरा बात को समझो। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया, इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरीज, प्लांट और फर्नीचर। सर ये क्या है? सर इनकम फ्रॉम लेट आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरीज, प्लांट और फर्नीचर। सर लेट आउट का मतलब क्या होता है? भाड़े पे देना। हाँ सर, जब हम किसी चीज को भाड़े पे लगाते हैं, भाड़ा माने, अरे जेटा भाड़ा दिए हमारा रोजगार करो, सिंपल ना, जैसे घर भाड़ा, तो घर का लेट आउट हो गया। इस यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपके पास कोई मशीन है, जैसे आपका जनरेटर है, आप रेंट पे देते हो, आपके पास कोई बड़ा मशीन है आप रेंट पे देते हो। दुनिया में कितना बड़े बड़े कंपनीज है रेंट पे दे के कमाते हैं, बड़ा बड़ा मशीन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग पोर्ट बिजनेस जानते हो, जैसे ये जो पोर्ट चलता है ना, ये देखो, आजकल इंडिया में ना पोर्ट बड़ा गजब का मॉडर्नाइज हो रहा है,
और इसके पीछे अगर एक कंपनी का क्रेडिट देना चाहिए तो ऑब्वियसली मैं किसका नाम लूंगा? इसको लेके बड़ा कंट्रोवर्सी करते हैं लोग, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा ना सर, जो करता है उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता। नाम है अदानी। ठीक है, अदानी जो कंपनी है ना, वो भारत में पोर्ट को डेवलप करने में बड़ा मशक्कत कर रहा है और सच में किया है। ये जो पोर्ट में आप देख रहे हो ना, ये जो कंटेनर वगैरह होता है, ये जो क्रेन वगैरह होता है ना, ये ज्यादातर केस में लंबा लंबा रेंट पे चलता है। जिसका भी ये अपना नहीं है, रेंट पे लेके चलाते हैं। मानो कि कंटेनर तो कोई ना कोई ले गए अपना माल सामान लाएगा ना, वो कंटेनर भाड़ा पे लेता है, अपना कंटेनर नहीं लेता। ये जो क्रेन देख रहे हो, ये क्रेन भी अपना नहीं है, भाड़े पे लेता है, लीज। हाँ, थोड़ा लंबा टाइम के लिए होता है, ठीक है, लीज रेंटल बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्लांट मशीनरीज को रेंट पे देना भी एक काम होता है। अगर ये रेगुलर बिजनेस है आपका, बात को समझे, अगर प्लांट मशीनरी रेगुलर रेंट पे देना आपका बिजनेस है तो ठीक है, नो इश्यू विद दैट। लेकिन अगर ये रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, अगर रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है, कभी कभी करते हो आप, तो फिर ये आदत सोच में आएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो सर। जब भी आप घर पे पढ़ोगे ना, लिख लिख के पढ़ो सर। ठीक है, लिख लिख के पढ़ो तो याद आ रहेगा, याद रहेगा। नहीं तो ना सर, वही एक कान में घुसेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा। ठीक है, राहुल गांधी जी बोला था ना, क्या बोला था कि एक तरफ से आलू घुसाऊंगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक तरफ से पढ़ाई करो, दूसरी तरफ से सोना निकालो। सर कैसे संभव है? अरे आपको याद रहेगा तो सोना हो जाएगा ना वो। सुन के सोना बना लो अपने नॉलेज को। अच्छा, तो इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी, प्लांट ऑन फर्नीचर। अच्छा, वेयर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग्स इज इंसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक बिल्डिंग है, ठीक है, सपोज आपका एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ठीक है, ये रहा आपका बिल्डिंग। ठीक है सर, इस बिल्डिंग में अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर मशीनरीज, मानो ग्राउंड फ्लोर में मशीनरीज रखा हुआ है, ठीक है, कुछ भी पार्ट्स वगैरह, ये मशीन है मानो। सर ऐसा मशीन का इमेज तो कभी नहीं देखा होगा। अरे सर, ये मैं पाब्लो पाब्लो पिकासो हूँ, आप छोड़ो, मेरा ड्राइंग के बारे में चर्चा गली गली में होता है। मजाक कर रहा हूँ सर, समझो। तो बेसिकली क्या बात है सर, मशीन ग्राउंड फ्लोर में है, आप बिल्डिंग और मशीन एक साथ भाड़े पे लगा रहे हो। लीडिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इंसेपरेबल फ्रॉम द लीडिंग आउट ऑफ मशीनरी। अब क्या होता है, जब किसी को घर के अंदर मशीन दिया जा रहा है तो घर का भी तो भाड़ा हो जा रहा है ना। नॉर्मली जब किसी को घर भाड़ा दिया जाता है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होता है, हाँ या ना? हाँ सर, घर भाड़ा का इनकम कौन से हेड में जाता है? हम लोग जब घर भाड़ा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाता है, थैंक यू सर। लेकिन मशीन का भाड़ा देना तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है ना। लेकिन मानो घर के अंदर मशीन है, और आप जब भाड़ा लगा रहे हो मशीन को, तो आपका घर और मशीन सेपरेबल नहीं है, एक साथ ही दे रहे हो आप। तो कहता है कि अगर वेर लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इज इंसेपरेबल फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, द इनकम फ्रॉम सच लेटिंग आउट, ठीक है, ये जो लेटिंग आउट से जो इनकम होगा, ये भी आपका ना तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा और ना ही किसी दूसरे हेड में, पीजीबीबी में जाएगा। ठीक है, ना तो आप पीजीबीबी में ट्रीट कर रहे हो, ना तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट कर रहे हो, बल्कि इसको क्या करना चाहिए, अदर सोर्स में ट्रीट करना चाहिए। बार बार बोल, রেগুলার हाँ কোর্স बोलो। অফ তখন हाँ তাই তো सर, नहीं রেগুলার बुझलाम কোর্স ना। না তখন হবে তো আদার ইনকামে। रेगुलर कोर्स में नहीं होगा तो अदर इनकम में आएगा, अगर रेगुलर कोर्स में होता तो पीजीबीबी में चला जाता। बुझते पारले? यदि रेगुलर कोर्स, ओके, रेगुलर होता तो पीजीबीबी में चला जाता। पर कभी कभी होता है, एवरी मंथ, मतलब ऐसा नहीं कि हर मंथ चल रहा है, ऐसा नहीं, कभी कभी होता है साल में एक दो बार चार बार, तो आप उसको कैजुअली नहीं मान सकते हो, तो और वो आधा सोर्स में आ जाएगा। फिर सर पॉइंट है सर, एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या नाम दिया? एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी इफ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। सर ये क्या होता है?
की मैन माने सच में की मैन है। हम लोग सोचते हैं कि कंपनी 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 बड़ा। अच्छा एक चीज मुझे जवाब दो, कंपनी माने अगर मैं मानूं कि कंपनी इक्वल्स टू एम्प्लॉयर, ठीक है, कंपनी का कोई बॉस होगा तो उसका एम्प्लॉयर है। मैं आपको सिंपल बोलता हूँ कि अच्छा सर, एम्प्लॉयर पावरफुल कि एम्प्लॉय पावरफुल? एम्प्लॉयर। सर आम आम नॉलेज में नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि एम्प्लॉयर पावरफुल है। पॉइंट बी नोटेड सर। ये जो आम आम नॉलेज है, आम माने साधारण सोच में, ठीक है, इन अ वेरी सिंपल पैरामीटर हम लोग ऑलवेज फील करते हैं कि एम्प्लॉयर बड़ा है, एम्प्लॉय छोटा है, ठीक है। एम्प्लॉयर रखेगा तो एम्प्लॉय रह पाएगा, नहीं तो एम्प्लॉय को घर मतलब जाना पड़ेगा। पर सर इसका ना एक उल्टा कॉन्सेप्ट भी चलता है, डिपेंड करते हैं कि आप किस कॉन्सेप्ट में अपने आप को बिल्ड करोगे, ठीक है। सर आगे जाके आप लोगों में से जो भी जॉब करना चाहते हो, ठीक है, बिजनेस का हेडेक नहीं लेना चाहता, ऐसे मैं तो दोनों प्रेफर करता हूँ। आई डोंट हैव ए प्रॉब्लम विथ एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। जॉब भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, बट हाँ मैं बिजनेस को थोड़ा ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि देश को जरूरत है। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि देश में एंटरप्रेन्योर बने और देश का जो डेवलपमेंट है ना, समाज का डेवलपमेंट हो। ये एज ए टीचर, एज ए पर्सनल चॉइस में मैं चाहता हूँ कि अगर 10 में से एटलीस्ट 2-3 स्टूडेंट्स बिजनेसमैन बने, एंटरप्रेन्योर बने, मैं बहुत हैप्पी होता हूँ पर्सनली। बाकी आई डोंट हैव एनी बाइफर्केशंस, ठीक है, जॉब करना खराब है, बिजनेस करना अच्छा है, या फिर वाइस वर्सा। लेकिन माई पॉइंट इज दैट कि जब आप जॉब के बारे में सोच रहे हो, आप जब एक कंपनी में जाते हो ना, तो आप ऑब्वियसली एम्प्लॉय बन के जाते हो। मैं एक चीज एक नाम ले रहा हूँ सर, नाम है सुंदर पिचाई। कौन है सर, मुझे बताना प्लीज। सीईओ। सीईओ ऑफ गूगल। सुंदर पिचाई कौन है सर? सीईओ ऑफ गूगल। कहाँ के हैं सर? भारत के हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा प्राउड भी फील करते हैं कि सुंदर पिचाई जो भारत से बिलोंग करते हैं और गूगल का सीईओ है। अच्छा मुझे बताओ, ये सीईओ गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पर वो गूगल में जॉब करते हैं कि गूगल उसका ही है? एम्प्लॉयर है कि एम्प्लॉय है? जॉब करता है। नाउ पॉइंट इज दैट ये 2015 साल से सीईओ बन के बैठा हुआ है सर, ठीक है, 2015 से। नाउ मैं आपको पूछना ये चाह रहा हूं कि अब मुझे बताओ कि ऐसा एम्प्लॉय कोई भी कंपनी छोड़ना नहीं चाहता है, ये भी एम्प्लॉय तो है। एक्चुअली एम्प्लॉय से कंपनी चलता है। एम्प्लॉयर तो कंपनी बना लेता है, लेकिन कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का फ्यूचर, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एम्प्लॉय। इसलिए मैंने जो नॉर्मल आम सोच है ना सर, ठीक है, एक होता है आम जिंदगी और होता है मिंटोस जिंदगी। तो मिंटोस जिंदगी में एम्प्लॉय का बहुत कदर होना चाहिए, और जहां होता है वो ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होता है, और एम्प्लॉय को भी उस क्वालिटी का एम्प्लॉय बनना चाहिए। मैक्सिमम केस में ना एम्प्लॉय का सोच कैसा होता है, थोड़ा डब्बा टाइप का होता है कि भाई हमको उतना नहीं पता, हमको जो काम मिलेगा मैं करूंगा, बदले में आप मुझे सैलरी दे देना। कंपनी के ग्रोथ में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। पर वो कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको कंपनी के ग्रोथ को भी परवाह होता है, और ऐसे एम्प्लॉय को कंपनी हमेशा क्या बोलते हैं ना, माने एकदम छोड़ेगा नहीं। इसलिए ना की मैन इंश्योरेंस करते हैं। क्या करते हैं सर? की मैन इंश्योरेंस। सुंदर पिचाई गूगल का की मैन है सर, बिल्कुल, है ना, एकदम आंख बंद करके की मैन है। तो गूगल क्या करेगा, गूगल एम्प्लॉयर है ना इसका, तो गूगल क्या करेगा कि इसका की मैन इंश्योरेंस करके रखेगा, करे जरूर करके रखा होगा कि अगर इनको कुछ हो जाए, अगर इनको कुछ हो जाए तो इनको ट्रीट करने के लिए कंपनी खर्चा पे करेगा, जिसका इंश्योरेंस पे करता है। तो ऑब्वियसली ये पिचाई के हाथ में क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है? अगर कंपनी ना करता तो फिर एम्प्लॉय को खुद ही करना पड़ता ना,
तो कुछ खेल वैसा ही चल रहा है सर। कीमैन इंश्योरेंस, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में इसलिए समझाया, आइडिया देने के लिए कि ऐसा भी एम्प्लॉय होता है जिनको कंपनी एकदम माथा पे उठा के रखता है सर, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि एक एम्प्लॉय मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना कंपनी अंधा हो जाएगा। इसलिए अगर एम्प्लॉय भी बनो तो ऐसा कीमती एम्प्लॉय बनो जिसके बिना कंपनी नहीं चल पाएगा। यही मेरा बोलना था, बोलने का विषय था। एक्चुअली आजकल ना काफी लोगों को प्लेसमेंट मिल रहा है ना सर, हमारे कोचिंग से ही मिल रहा है। सो उनको भी ना आजकल मुझे हमेशा बताना पड़ रहा है, जॉब में तो जा रहे हैं। रिसेंटली 5 लोगों को मैंने प्लेसमेंट के लिए भेजा था, तो आप लोगों से सीनियर है सर। तो वो लोग किसी किसी का ना थोड़ा प्लेसमेंट में कुछ प्रॉब्लम क्या इशू हो रहा है, तो 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। तो बाकी लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा था कि आपको क्या सोच होना चाहिए। तो कुछ लोग मानने को रेडी नहीं है, कुछ लोग मान ले रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई बोल रहे सर कि हम सुटेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अलग बात है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि सुटेबिलिटी इज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। बट पॉइंट ये है कि आप, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जॉब करने के लिए जा रहे हो, तो आप भी उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना कुछ करने का इच्छा रख के जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही कोई आपको ऐसा मौका नहीं दे देगा, लेकिन ये एटीट्यूड होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको सिंपल बोला ऐसे बात, क्योंकि मैं समझाने का कोशिश तो कर रहा हूँ सर, पर सब समझने में रेडी नहीं है। अच्छा, तो एनी सम रिसीव्ड अंडर ए कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑन सच पॉलिसी। अगर कोई कंपनी या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के पीछे खर्चा करता है, अपने एम्प्लॉय के पीछे खर्चा करता है, तो भी वो जो इनकम करेगा वो भी अदर सोर्स में जाएगा। अगर ये बिजनेस में ट्रीट कर लेता तो ठीक था, पर बिजनेस में ट्रीट नहीं किया या फिर सैलरी में भी ट्रीट नहीं किया, तो फिर चुपचाप अदर सोर्स में आ जाएगा। कौन सा इनकम का सोर्स हो जाएगा? अदर सोर्स। सो बोलो सर, आप लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि सबाई बुझते पारছে? हाँ सर। ओके सर। Any income chargeable to tax under the act but not falling under any other head of income. Any income chargeable to tax under the act but not falling under any other head of income. माने सिंपल बात है, जिसका कोई घर नहीं, जिसका कोई घर नहीं, उसका घर कौन है? अदर सोर्स। वही बोला, बार बार आपको बोलता हूँ सर, जिसको जिस इनकम का कोई सोर्स पता नहीं चल रहा है, उसको कहाँ जगह मिलेगा? अदर सोर्स में जगह मिलेगा। बस उसको भी जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इनकम है सर, डीम्ड इनकम, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी और रिसिप्ट ऑफ एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन इन एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर। कई बार क्या होता है, सेक्शन 59, ये आगे चर्चा करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल्स एरिया है, ये तो बस फॉर्मेट में नाम दे दिया सर। अब ये चर्चा करूंगा सर 59 पे, तब आपको क्लियरली मैं समझा पाऊंगा ये डीम्ड इनकम क्यों माना जा रहा है। कभी कभी क्या होता है कि आपका बिजनेस चल रहा था, बिजनेस पे आपका कुछ लाइबिलिटी बना था, और वो लाइबिलिटी अभी कंप्लीटली खत्म हो रहा है, क्योंकि कोई आपके बिहाफ में आपको वो लाइबिलिटी पेमेंट कर दे रहा है। तो अगर आप अपना बिजनेस लाइबिलिटी खत्म करने के लिए किसी और से कुछ रिसीव करते हो, तो उसे आपका इनकम मान लिया जाएगा और उस इनकम को भी अदर सोर्स में जगह दिया जाएगा। आगे चर्चा डिटेल्स में करेंगे सर, तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एक बात याद रखें। क्या बात याद रखना पड़ेगा सर? कि जितना सारा लिस्ट में आपको पढ़ के सुनाया, ठीक है, ये लिस्ट आप लोग घर पे क्या करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि याद रहे कि अदर सोर्स में मेनली क्या क्या चीजें आता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स शायद यहाँ पर मिस हो गया हो, लेकिन आगे कुछ और भी क्वेश्चंस करते करते मैं उस लिस्ट का भी आपके साथ बातचीत कर लूंगा। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड मैंने पॉपुलर पॉइंट्स है, इसके अलावा और भी है, ठीक है, जो शायद इस फॉर्मेट के अंदर अभी नहीं है, बट आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ सकता है। सर कितना लंबा लिस्ट हो सकता है? अरे लिस्ट बहुत कुछ हो सकता है। इस पॉइंट में ही देखो ना, जिसको कहीं और जगह नहीं मिला वो इधर आ सकता है, तो लिस्ट कितना और बढ़ सकता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। चाहे तो ये 20-25 पॉइंट आ जाएगा, लेकिन
अब क्या है ना, अब सारा बात एक ही जगह में लिखने से तो फिर पागल हो जाएंगे लोग, इसीलिए थोड़ा सा समझे। अब जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, एग्जाम में क्या करेगा ना, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो यहाँ पर तो 10 पॉइंट आपके साथ मैंने डिस्कस किया, हो सकता है कि कोई 4 पॉइंट कोई 2 पॉइंट आपको पूछ ले, बस उसी के ऊपर बेस करके आपको जवाब देना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि 10 में से 10 पूछ ले, हो सकता है 10 में से 5 पूछ लिया, हो सकता है 10 में से 2 पॉइंट पूछ लिया, हो सकता है 10 में से 10 पॉइंट पूछ लिया, क्या पता एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन करता है ना। पॉइंट इज दैट आपको टोटल इनकम माने अदर सोर्स का इनकम पता लग गया। फिर इसके बाद ना अदर सोर्स में आपको ना डिडक्शंस मिलता है। क्या मिलता है सर? डिडक्शंस मिलता है। सर ये डिडक्शंस को ना सेक्शन 57 डील करता है। ये 57 जो है ये अदर सोर्स का डिडक्शंस है, यानी चैप्टर के अंदर ही डिडक्शंस। एक है सर इनकम टैक्स डिडक्शंस, जिसे चैप्टर 6 बोलता है, चैप्टर 6A सेक्शन 80C से 80U। ये जो 80C का 80U ये इनकम टैक्स का कंप्लीट डिडक्शंस है, पर हम लोग जो बात कर रहे हैं ये चैप्टर के अंदर डिडक्शंस है। चैप्टर इन द सेंस अदर सोर्स हेड का डिडक्शंस, ठीक है। तो अदर सोर्स हेड में आपको कुछ डिडक्शंस अवेलेबल हो सकता है सेक्शन 57 में, जैसे बता रहे हैं इन केस अ डिविडेंड और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ ए म्यूचुअल फंड और इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ए स्पेसिफाइड कंपनी, ठीक है। Interest expenditure allowable as deduction subject to a maximum of 20% of such income included in the total income for that year without deductions under this section। बने अगर आप कुछ डिविडेंड रिसीव करते हो किसी म्यूचुअल फंड यूनिट से, ठीक है, किसी म्यूचुअल फंड यूनिट से या फिर किसी स्पेसिफाइड कंपनी से, स्पेसिफाइड कंपनी मतलब गवर्नमेंट अगर बोल देता है, ठीक है, लिस्ट दे देता है, तो ऐसे किसी जगह से आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है और इनकम रिसीव हो रहा है जो गवर्नमेंट पहले से मैंने कह देता है, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शंस सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 20%। मैक्सिमम आपको 20% तक का डिडक्शंस अवेलेबल हो सकता है ऑन सच इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर दैट ईयर, ठीक है। अभी आपको मैं आगे आगे जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको प्रैक्टिकली फील हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल फॉर्मेट समझा रहा हूँ, तो फॉर्मेट के अंदर ऐसे आपको करना पड़ सकता है। डिडक्शन जैसे सेक्शन 57 हो गया। इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मानो अगर आप कोई डिबेंचर या बॉन्ड परचेज कर रहे थे तो उसमें आपको डिबेंचर के बदले आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ, बॉन्ड के बदले भी आपको इंटरेस्ट अर्निंग हुआ। एनी रीजनेबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशंस और रेम्यूनरेशंस टू ए बैंकर और एनी अदर पर्सन, तो वो खर्चा भी आप माइनस कर सकते हो। यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर पे अगर कुछ है तो वो माइनस कर सकते हो। मैंने बेसिकली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर को माइनस करने का मौका दिया जा रहा है, खर्चा को, एक्सपेंस को। सिमिलरली ये भी माइनस हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है। इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉइज एज कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिमिटेड बिफोर ड्यू डेट अंडर द रेस्पेक्टिव एक्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36। ये पीजीबीबी का सेक्शन है। मानो कि अगर आप किसी एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर कर रहे हो ताकि प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर पाओ, उसके लिए आपको जो भी खर्चा हुआ, इनकम कंसिस्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रिमिटेड बिफोर ड्यू डेट, माने ड्यू डेट से पहले अगर आप कंट्रीब्यूशन रिमिट कर देते हो तो उसका भी अमाउंट आप यहाँ पर डिडक्शंस कर सकते हो। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर विद और विदाउट बिल्डिंग, करंट रिपेयर टू द मशीनरी प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग, माने अगर कोई रिपेयर का खर्चा है प्लांट फर्नीचर बिल्डिंग का, उसको भी आप डिडक्शंस के तौर पे शो कर सकते हो, ठीक है। सर ये सब सेक्शन 57 में बोला है, आगे भी आपको बताऊंगा सर इसके बारे में। फैमिली पेंशन का एक लिमिट है सर। मानो किसी फैमिली को पेंशन मिलता है, क्यों? मानो ऑब्वियसली फैमिली का जो हेड ऑफ द इनकम थे, ठीक है, तो मानो शहीद हो गया है या गवर्नमेंट की तरफ से अभी पेंशन मिलता है, ठीक है, डेथ हो गया है उनका, तो फैमिली को पेंशन मिलता है, नॉर्मली उनके विडो को मिलता है ना। फैमिली पेंशन उनको विडो को मिलता है, उनके बच्चे लोगों को मिलता है, जब तक वो बच्चे लोग क्या रहते हैं सर, डिपेंडेंट रहता है। तो 33 1/3% ऑफ सच इनकम या फिर 15,000 व्हिच एवर इज लेस, ये भी डिडक्शंस के तौर पे दिखा जाता है फैमिली पेंशन। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन, जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा उसका 50% तक डिडक्शन मिलता है 50 सेक्शन 57 में। सर ये सब लिमिट क्या करना पड़ेगा सर, ये याद रखना पड़ेगा। या फिर एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली और एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम। कैपिटल एक्सपेंस छोड़ के, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप लोग अकाउंटेंसी में जानते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड होनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम। ये बेसिक सब, एक कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है ये बेसिक सब अकाउंट्स में समझाया जाता है, ठीक है।
एकदम जैसे अभी आजकल मेरा सैटरडे फाउंडेशन लेवल का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स क्लास चल रहा है सर। किसी को भी अकाउंट्स बेसिक्स में दिक्कत है, मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप लोग आके कर लो, ऑफलाइन में हो रहा है। अच्छा, सो पॉइंट इज व्हाट सर, पॉइंट इज एकदम वेरी सिंपल है कि अगर कुछ भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर अर्निंग सच इनकम, तो वो वाला इनकम भी आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। तो सारे के सारे खर्चा माइनस करके जो भी इनकम बचेगा उसे हम अदर सोर्स इनकम ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट सर, ये हो गया फॉर्मेट। सेक्शन 57 क्या बताया, डिडक्शंस को बताया, लेकिन सारा पॉइंट समझ में नहीं आया। यस सर, आई नो दैट। सारा पॉइंट समझाने के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा था, मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा था कि अदर सोर्स में काम क्या है आपका। ठीक है, काम बस इतना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनकम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंस ऑफ दैट इनकम। ठीक है, उस इनकम को करने के लिए अगर आपसे कुछ खर्चा हो रहा है जो सेक्शन 57 आपको अलाउ करता है, अगर आप ये कर लेते हो तो फिर आपका कैलकुलेशन बन जाएगा। लेकिन इतना आसान तो हो नहीं रहा है सर। हाँ सर, इतना आसान नहीं हो रहा है, पर इतना भी टफ भी नहीं है, थोड़ा मेहनत का बात है सर, थोड़ा मशक्कत का मैटर। फिर आगे आगे ना चैप्टर भी पढ़ेंगे, सॉरी सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 58 जो कि डिडक्शंस नॉट अलाउबल के बारे में बात करता है। कुछ ऐसे ऐसे खर्चा है जो आपको अदर सोर्स में अलाउ नहीं किया जाता। जैसे अगर कोई ऐसे थी पर्सनल नेचर में कोई खर्चा करता है ना, उसे आप डिडक्ट नहीं कर सकते। Any interest chargeable to tax under the act which is payable outside India on which tax has not been paid और TDS नहीं पे किया, तो अगर आपने आउटसाइड इंडिया में कुछ पेमेंट किया और बिना TDS का किया, विदाउट TDS, तो वो खर्चा भी ना आपको माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 58 कहता है, एनी पेमेंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी if it is payable outside India unless tax has been paid thereon or TDS has been deducted from thereon, जब तक नहीं करोगे तो माइनस नहीं कर पाओगे। 30% of sum payable to a resident on which tax is deductible at source if such tax has not been deducted or after deduction has not been paid on or before due date। माने मानो टोटल जितना पेमेंट किसी रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना वाला था आपको, उसका 30% ऑफ सम पेबल, जितना पेमेंट था उसका 30% आपको टीडीएस काटना चाहिए था टू ए रेसिडेंट, माने इंडियन रेसिडेंट को। इफ सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शंस आपने उसको पे नहीं किया, रिटर्न फाइल नहीं किया सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत, तो भी डिडक्शंस अलाउ नहीं करेगा। सर लोड ना लो, रूल पढ़ के लोड नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिना रूल पढ़े क्वेश्चन भी तो नहीं करना चाहिए। अब क्या है ना, ये जैसे जैसे आप ये रूल पढ़ते जाओगे ना, आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या रूल्स हैं। जैसे और एक और भी दो रूल्स पढ़ लो सर, सेक्शन 58 का, एनी एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ पेमेंट इज मेड टू अ रिलेटेड पर्सन to the extent the same is considered excessive or unreasonable by the assessing officer having regard to the FMB। सर कहना क्या चाहता है, सर इतना कहना चाह रहा है कि अगर आपने किसी को कुछ पेमेंट किया और वो एक्चुअली आपका रिलेटेड पर्सन निकला, माने रिलेटिव टाइप का, या फिर कोई कनेक्टेड, ठीक है, चाहे वो कंपनी का बॉस डायरेक्टर भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है, जान पहचान का, और आपने उनको जो पेमेंट किया वो आप पेमेंट शो कर रहे हो जो मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा है, ताकि आप ज्यादा खर्चा माइनस कर पाओ। तो अगर आप ज्यादा करोगे ना, तो एक्सेसिव और अनरीजनेबल अमाउंट जितना होगा ना, वो डिडक्शंस पे आपको नहीं मिलेगा। इसलिए बोला कि एनी एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच अ पेमेंट इज मेड टू रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज कंसीडर्ड एक्सेसिव और अनरीजनेबल बाय द एओ। एओ कौन है सर, इनकम टैक्स का ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, किसी को एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट क्यों करोगे, माने एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं, दिखा देते हैं, बाद में कैश में ले लेते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट को धोखा देने का एक छुपाने का एक तरीका है, टैक्स इवेजन का एक तरीका है। या फिर एनी एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट, या तो सिंगल पेमेंट या तो टोटल पेमेंट 10,000 से ज्यादा है, इज मेड टू अ पर्सन इन ए डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक। माने आप पेमेंट कर रहे हो किसी को 10,000 से ज्यादा किसी एक दिन में, ठीक है, और वो भी आप किसी भी तरह का ऑनलाइन सोर्स को छोड़ के कर रहे हो, कैश में कर रहे हो, तो फिर ये कैश का खर्चा भी आपको डिडक्शंस पे में नहीं मिलेगा। पे कर सकते हो पर आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर आप ऑनलाइन करते हो, अकाउंट पे ही चेक से करते हो, ठीक है, और आप बता रहे हो कि मेरा खर्चा है, तो वो खर्चा आप तभी दिखा सकते हो अगर आपने किसी भी तरह का ऑनलाइन मोड पे किया, जो प्रेस्क्राइब मोड है गवर्नमेंट का, तो आप उसको माइनस कर सकते हो 10,000 से ज्यादा एग्रीगेट पेमेंट इन अ डे। याद रखे सर, तो सेक्शन 58 आपको वो बात बताता है
जहां पर आपको गवर्नमेंट डिसअलाउ कर देता है खर्चा माइनस करना। सेक्शन 57 वो सेक्शन है जहां पर गवर्नमेंट आपको ये बता देता है कि भाई डिडक्शंस कितना मिल सकता है और कब मिल सकता है, माने कौन सा खर्चा डिडक्शंस के रूप में आ सकता है। सर थोड़ा सा समझ में आया, पूरा नहीं आया, मैं समझाने का बात ही नहीं किया सर। मैं इतना देर से आपको समझा कहाँ रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? बस रूल्स फॉलो करा रहा था कि पढ़ो एक बार, रीड करो मेरे साथ साथ कि कैसे कैसे नियम है, कैसे कैसे चीजें हैं जो आपको देखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे हम लोग अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये जो मैं आपको करा रहा था ये जस्ट एक फॉलो, मैंने क्या बोलेंगे इसको, ओवरव्यू टाइप का था कि आपको बताना चाहिए था कि भाई ये इनकम होता है, ऐसा ऐसा इनकम होता है। मैं किसी पॉइंट को ज्यादा एलाबोरेट नहीं किया, समझाया नहीं सर ज्यादा, थोड़ा थोड़ा कहीं पे कहीं कहीं समझाया। कुछ कुछ पॉइंट इसलिए ज्यादा नहीं समझाया क्योंकि अब अभी बोल लेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, पर्पस थोड़ा मुश्किल होगा। तो अब धीरे धीरे जिस पॉइंट को समझाना पड़ेगा मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा नाउ अब आपके सामने एक सवाल है, सर ये जो अदर सोर्स है इसमें टैक्स रेट कैसे होते हैं? सर इसका अलग टैक्स रेट होता है। जैसे कि ये जो अदर सोर्स इनकम है ना, इसका एक जैसे कि विनिंग, ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था कि वो हॉर्स रेस, पजल्ट सॉल्व करके, क्विज क्विज कॉन्टेस्ट करके केबीसी जीत के, है ना, विनिंग होता है ना, उसमें 30% लगता है, एट द रेट 30% ऑफ सच विनिंग्स। फर्दर उसके ऊपर हेल्थ एंड एडुकेशन सेस भी लगता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है सर, ये जो विनिंग के ऊपर जो भी विनिंग वगैरह के ऊपर जितना भी आपका इनकम होता है, इस विनिंग को करने के लिए सपोज आपने हॉर्स रेस देखने गए, वहां पर जाके पैसा लगा दिया घोड़ दौड़ पे, और ये हॉर्स रेस में पैसा लगाने से पहले आपका मानो आपने जीता 1 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर उसको करने के लिए आपका 30 लाख का खर्चा हुआ। तो नॉर्मली एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, 1 करोड़ का इनकम है, उसमें से 30 लाख को माइनस करेगा, तो उसका वो बोलेगा 70 लाख मेरा इनकम हुआ। लेकिन ये जो 30 लाख का आपने एक्सपेंस दिखा ना सर माइनस करने का, ये अलाउड नहीं है। किस पे? विनिंग वगैरह पे। नो एक्सपेंस और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम। हॉर्स रेस में, केबीसी में, मानो आप केबीसी में खेलने गए, अमिताभ बच्चन जी आपको फोन करके बुलाया, ठीक है, आओ केबीसी खेलने, आप बॉम्बे गए, बॉम्बे में है ना, माने बॉम्बे माने मुंबई, 16 है या है बिजुरिया दिल की बदरिया, क्या बोलते हैं, मुंबई नगरिया। अब मुंबई नगरिया जा रहे हो क्या खेलने सर? बोलते हैं सोने की राहों में सोने की जगह नहीं, मैंने मुंबई में सोना बहुत मिलता है, गोल्ड, लेकिन सोने की नगर है फिर भी सोने का जगह नहीं है। ये भी सच्चाई है कि बॉम्बे में मैंने रहना बहुत महंगा है, वो भी क्वालिटी लाइफ, ठीक है। हमारे यहाँ पर कोलकाता में आपको एक 1 बीच के मिल जाएगा सर, बॉम्बे में 1 बीच के का दाम भी करोड़ों हो जाता है प्राइम लोकेशंस पे। इसलिए बोलते हैं सोने की राहों में सोने की जगह नहीं। ऐसे मुंबई जो भी गए होंगे उनको पता होगा। सर छोड़ो मुंबई का कहानी, छोड़ो सर, बट मानो कि आप मुंबई जा रहे हो और मुंबई जाने में और मुंबई में जाके रहने में आपको काफी खर्चा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे जब आप केबीसी जीत के आओगे कि भाई मुंबई आने में, गेम शो में पहुंचने में मेरा खर्चा हुआ तो उसको माइनस करेंगे। यस आप तो बोल सकते हो पर आपको ये अलाउड नहीं है। साथ में डिडक्शन किसी भी तरह का चैप्टर 6 से माने 80C से 80U का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माने 2,50,000 का इनकम को एडजस्ट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कैपिटल गेन में हम लोग कर रहे थे ना, कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग कर रहे थे ना वो 112 वे में, कि अगर कोई भी अनएग्जॉस्टेड लिमिट है अब उसको एडजस्ट कर रहे थे हम लोग, लेटेस्ट में ही किए हैं सर क्लास में, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। ये जो विनिंग, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, केबीसी टाइप का जो भी आप जीतने वाला जो भी चीजें हैं, लॉटरी, एग्जाम्पशन लिमिट के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्लैट 30%, जितना जीतोगे उसके ऊपर 30%, ऊपर से 4% एक्स्ट्रा टैक्स के ऊपर। मानो आपने केबीसी से 1 करोड़ जीत के आया, 1 करोड़ का 30% आपका टैक्स काटेगा, तो 30 लाख आपको दे के आना पड़ेगा, मैंने वो पहले ही काट लेगा, हाथ में 70 लाख देगा।
अच्छा इसमें क्या है 30%, 30 लाख के ऊपर 4% का, इसके ऊपर 4% का सेस लगा लेगा, यानी 1,20,000 का एडुकेशन एंड हेल्थ सेस। अब बाकी घर पे लेके आना, मैंने वही कुछ समथिंग 68 लाख समथिंग। समझे कि नहीं सर? दुपट्टा हो जाएगा लो। Yes, sir. और एक बात Yes, सर, sir. ये जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है, ये सब चीजों के, ये जो भी आप इनकम करोगे ना, इसमें लॉस भी होता है। मानो हॉर्स रेस में लॉस हो गया, या फिर लॉटरी में लॉस हो गया, ड्रीम 11 में लॉस हो गया, ठीक है, सेट ऑफ लॉसेस। ये लॉस नॉर्मली जैसे बिजनेस का लॉस हाउस प्रॉपर्टी लॉस के साथ एडजस्ट करता है। इसके लिए एक चैप्टर आएगा सर, आगे आगे पढ़ाऊंगा जिन लोगों का नहीं हुआ है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, उसमें ना लॉस कैसे फॉरवर्ड होता है, एडजस्ट कैसे होता है, वो बताया जाता है। बट आपको बता दो कि जो विनिंग, लॉटरी, क्रॉस हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, इस तरह का जो भी लॉसेस है ना, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, किसी भी इनकम के साथ एडजस्ट नहीं करता, याद रखे सर। सेट ऑफ लॉसेस इज नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम, एकदम नहीं करता। तो इसका स्पेशल रेट है 30% का। आपका नॉर्मल जो इनकम टैक्स का स्लैब है ना सर, मानो आपने, मैं आपको कितना बार इनकम टैक्स का रेट दिखाया, और बेसिक का क्लास जो लोग कर चुके हो, आई होप कि उनको पता है। अब इनकम टैक्स से साइड में जाओ, आपके आपके इंस्टीट्यूट के मैट में भी जा सकते हो, बट मैं यहाँ पर आपको जस्ट डायरेक्टली दिखाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मानो कोई सैलरीड एम्प्लॉय, कोई बिजनेस प्रोफेशन, चलो सैलरी वाला ही ले लेते हैं, टैक्स स्लैब्स। आप जो भी इनकम करोगे, रेगुलर इनकम जितना भी आपका रहेगा, सैलरीड इनकम, बीजीपी इनकम, उसके ऊपर तो आपको जो टैक्स रेट देना है वो तो है ही सर। अगर 115 बीएसई है तो 115 बीएसई वो भी है। लेकिन अगर आप अलग से विनिंग का कमाते हो, ठीक है, मानो आपका जो भी टोटल इनकम है, मानो आप टोटल इनकम कमा रहे हो 10 लाख का, 10 लाख में से मानो 1 लाख लॉटरी इनकम है, या फिर 2 लाख लॉटरी इनकम है आउट ऑफ 10 लाख, तो 2 लाख के ऊपर अलग टैक्स रेट लगेगा 30% का, उसका हिसाब अलग। बाकी जो बचा कुचा रहेगा वो इधर आएगा स्लैब में, ठीक है, याद रखना। इसीलिए रेट बहुत वाइटल है। वो 30% के साथ ये 30% का कोई कनेक्शन नहीं है, उस 30% के साथ इस 30% का कोई कनेक्शन नहीं है। ये स्लैब का रेट है, और वो टीडीएस का 30% है, वो विनिंग के ऊपर, सिर्फ विनिंग के ऊपर। इसके अलावा अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, बुलियन। बुलियन जानते हो? बुलियन माने गोल्ड बिस्किट्स को बुलियन कहते हैं। गोल्ड बुलियन होता है सर, उसको बोलते हैं। जो लोग बिजनेसमैन होता है ना गोल्ड का, वो लोग के पास बुलियन होता है, उस बुलियन से ही सोना का बाकी काम होता है, ज्वेलरी वगैरह एटसेट्रा, एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। मानो कि आपने सोना पे इन्वेस्टमेंट किया, आपके अकाउंट में कैश क्रेडिट हुआ, ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट किया, खर्चा किया, कुछ खर्चा ऐसा है आपका, फॉरेन घूमने चले गए, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पैसा आप जा सकते हो। लेकिन ये बताओ सर, वो पैसा आया कहाँ से? अनएक्सप्लेन्ड। जब डिपार्टमेंट आपको पूछेगा, जब आपके घर में रेड पड़ेगा, ठीक है, तो डिपार्टमेंट आस्क यू कि भाई कमाया कहाँ से, या खर्चा तो कर लिया, सिंगापुर घूम के आया, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, दुबई घूम के आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, घर पे ज्वेलरी का लाट लगा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका चीज मौज करो, ठीक है।
मतलब क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, जो भी हो सब यहीं पर धरा पे धरा ही रहेगा, वो अलग बात है सर, लोग समझेगा नहीं। लेकिन कहना ये चाह रहे हैं सर कि आप कहीं से भी लाओ, अगर आपका लेजिट सोर्स है, माने आप ऑथेंटिक एरिया से कमा के ला रहे हो, तो नो इश्यू विद दैट, प्रूफ दे दो भाई मैंने ये काम करता हूं, मैं यहाँ से कमाया, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगा। बट अगर आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, तब गड़बड़ है। कैसा गड़बड़? भयंकर गड़बड़। मैंने इसको आप क्या बोलोगे, 2 नंबरी पैसा? सर आपको जो मर्जी बोलो, पर बात तो वही है। मैंने आपका खर्चा भी 2 नंबरी, आपका अर्निंग भी 2 नंबरी ना, आपका हो या मेरा। सर क्या क्या बात कर रहे हो आप? सर मैं रूल पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी ना क्या क्या बात कर रहा हूँ। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट मनी बुलियन ज्वेलरी एक्सपेंडिचर, इसके बारे में सेक्शन 68 में बोला हुआ है, सेक्शन 69 और 69D में बोला हुआ है। क्या बोलता है? जितना भी अनएक्सप्लेन्ड मनी होगा उस पर 60% इनकम टैक्स लगेगा। 60%, माने अगर आपके पास ऐसे 1 करोड़ का कुछ है, तो 1 करोड़ का 60% कितना होता है? 60 लाख, ठीक है। प्लस इस पे सरचार्ज लगेगा 25%, इस पे सरचार्ज लगेगा 25%, माने 75%, और एजुकेशन सेस लगेगा 4%, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 78%। माने कुल मिला के अगर हिसाब किया जाए, 1 करोड़ का अगर आपका अनऑथराइज खर्चा या अनऑथराइज इनकम है, अनएक्सप्लेन्ड है, तो उसका 78% आपका पूरा का पूरा सरकार बोलेगा टैक्स दे दो। 22 लाख घर लेके जाओ, जो करना है करो। सर बात समझ में आया? यस सर। सर तब तो गड़बड़ है। हाँ सर, जिन गड़बड़ उनका है जिनके पास गलत पैसा है, ठीक है। जिनके पास पैसा गलत तरीके से है उनको ही गड़बड़ है, जिनका सच्चाई का पैसा है उनको क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेहनत से खाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत का दाल रोटी, मेहनत का पैसा, नो इश्यू विद दैट। प्रॉब्लम तभी हो जाएगा जब गड़बड़ का पैसा होगा सर। बस यही तो कहानी है। नो डिडक्शन इज अलाउेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस अगेंस्ट सच इनकम। ऐसे इनकम के ऊपर आप मानो कि एक तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ से इनकम किया, ऊपर से आप डिडक्शंस मांगोगे, गवर्नमेंट आपको बिल्कुल नहीं देगा। सेट ऑफ लॉस इज नॉट परमिसेबल अगेंस्ट सच इनकम। याद रखना, सेक्शन 68, 69 एंड 69D पे ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे हमारे देश में है सर, काफी लोग हैं, ठीक है, जिनके पास गलत पैसा है। सर आप जानते हो? सर जानता तो नहीं हूँ, पर लगता है। अदर इनकम नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। बाकी अदर सोर्स में जो भी इनकम करोगे, ठीक है, अदर सोर्स में अगर आपका बाकी कोई भी इनकम रहे, वो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। क्या लगेगा सर? नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट माने वही जो आपको मैं भी सरकार के साइड से दिखा रहा था। हमारे सरकार कहाँ गया सरकार, ये दिस इज द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स एज पर ओल्ड टैक्स रिजिम, एज पर न्यू टैक्स रिजिम, जो आपको फॉलो करना है। 2023-24 का जो चल रहा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल टैक्स रेट। तो सिंपल बात है, आप कैसे इनकम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपका टैक्स रेट क्या होगा, और कौन से इनकम को नॉर्मली अदर सोर्स में ट्रीट किया जाता है, ये आपको मैंने अभी बताया। सर बहुत बढ़िया। अच्छा सर क्या बोलोगे, एक क्वेश्चन करा जाए? चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ, आपको एक आइडिया लगेगा कि अदर सोर्स आपको कैसे चैलेंज का सामना कर सकते उन्हें करवा सकता है एग्जाम में। चलो आखिर कुछ भी हो जाए, एग्जाम का नैया तो पार करना है। यस सर। सर एक इलस्ट्रेशन है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ो और फिर इसका जवाब देने का कोशिश करो। ऐसे सारा पॉइंट मैंने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया,
पर फिर भी आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं कि क्योंकि मैंने सारा बात तो किया नहीं, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दिया आपको, ठीक है। ऐसा नहीं सोच सकते आप कि मैंने सारा पॉइंट में डिस्कस कर दिया। ये सारा पॉइंट डिस्कस करेंगे तो फिर थोड़ा समय लगता। मैं कुछ पॉइंट शायद यहाँ पर स्किप भी कर दिया होगा। स्किप माने स्किप नहीं बोल सकते, जस्ट एक ओवरव्यू बताया, ठीक है। सेक्शन 56 से लेके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक आइडिया मिला है। तो चलो कोशिश तो करते हैं, आइडिया तो लगे पहले। मिस्टर ए, अ डीलर इन शेयर्स, रिसीव द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। क्या मिला सर? विदाउट कंसिडरेशन कुछ चीजें उनको मिला है। विदाउट कंसिडरेशन माने बदले में उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, बदले में उन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ठीक है सर, इसलिए बोला विदाउट कंसिडरेशन। प्रीवियस ईयर 22-23। फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर बी, कैश गिफ्ट मिला है सर 75,000, उनकी शादी का साल गिरा था। वाह, अच्छा अच्छा टाइमिंग था। एनिवर्सरी, एनिवर्सरी में मिला, जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, विवाह वार्षिकी। ओके, 15 अप्रैल 2022 को मिला। बुलियन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000। गिफ्ट में उनको बुलियन मिला। वाह, ऐसा दोस्त ऊपर वाला सबको दे कि गिफ्ट में बुलियन मिले, जिसका मार्केट वैल्यूएशन था 60,000 का ऑन हिज बर्थडे 19 जून 2022। वाह वाह। प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद, फरीदाबाद में एक लैंड है सर। फरीदाबाद इन दिल्ली ना, आई थिंक दिल्ली में है फरीदाबाद। ऑन 1 जुलाई 2022, a plot of land at Faridabad on 1 July 2022, the stamp value of which is 5 lakh on that date। स्टैम्प वैल्यू माने सरकारी जो स्टैम्प वैल्यू है, आपको मैं पीजीपी में भी स्टैम्प वैल्यू के बारे में बताया, कैपिटल गेन में स्टैम्प वैल्यू के बारे में बताया। और कितना बार बताऊं सर, इतना बार तो माथा खराब हो जाता है लोगों का। प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 2022, द स्टैम्प वैल्यू ऑफ व्हिच इज 5 लाख ऑन दैट डेट। मिस्टर बी हैड परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009। मिस्टर बी माने उनका जो दोस्त है मिस्टर ए का, उन्होंने जमीन खरीदा था फरीदाबाद वाला 2009 में, और अभी गिफ्ट कर रहा है 2022, जिसका स्टैम्प वैल्यू है 5 लाख। बढ़िया है। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, हु इज आल्सो डीलर इन शेयर। अच्छा, शेयर मार्केट में डील करता है, शेयर डीलर, ब्रोकर है। मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी, हु इज आल्सो डीलर इन शेयर्स, 1000 शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज किया 400 टका करके ईच ऑन 19 जून 2022, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है, वैल्यू था 600 ईच ऑन दैट डेट। फेयर मार्केट वैल्यू था 600, बट उन्होंने लिया 400 टका। मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। मिस्टर ए इसको बिजनेस के कोर्स में सेल कर दिया 23 जून को 2022 में शेयर सेल कर दिया। उसके बाद 1 नवंबर 2022 को मिस्टर ए टुक पोजीशंस ऑफ प्रॉपर्टी, एक ऑफिस बिल्डिंग बुक्ड बाय हिम 2 years बैक। 2 साल पहले उन्होंने ये ऑफिस बिल्डिंग बुक किया था 20 लाख में, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ऑन 1 नवंबर 2022 इज 32 लाख एंड ऑन द डेट ऑफ बुकिंग वाज 23 लाख। जब बुकिंग किया था उन्होंने तब 23 लाख का स्टैम्प वैल्यू था, लेकिन जब 1 नवंबर में वो पोजीशन ले रहे हैं तब उसका वैल्यू है 32 लाख। He had paid 1 lakh by account पे चेक as down payment on the date of booking। जिस दिन उन्होंने बुकिंग किया था, जिस दिन उन्होंने बुकिंग किया था उस दिन उन्होंने 1 लाख का बुकिंग किया था, मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था ऑफिस बिल्डिंग का। ओके, 1 लाख में ऑफिस बिल्डिंग बुकिंग किया था डाउन पेमेंट करके, वो भी चेक से, कैश में नहीं। यानी सही बंदा है सर। कैश में करने से क्या है ना, बड़ा बड़ा अमाउंट जब कैश में करते हैं ना हम लोग, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट आपको सुविधा नहीं देता है। फिर ऑन 1 मार्च 2023 he sold the plot of land at फरीदाबाद on 7 लाख। फरीदाबाद वाला जमीन बेच दिया 7 लाख 1 मार्च 2023 को। क्वेश्चन क्या है सर,
कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन भी तो है इसके अंदर असेसमेंट ईयर 23-24। सर आप तो बोले अदर सोर्स पढ़ाएंगे तो कैपिटल गेन। सर ऐसा ना बोलो, बच्चे जैसा एकदम बिल्कुल ना बोलो, ठीक है। आप लोग कोई छोटा मोटा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अदर सोर्स चैप्टर में क्यों क्या अदर सोर्स की जगह कैपिटल गेन दे दिया, ऐसा सवाल ना करे सर, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी इनकम को जोड़ के वो सवाल कर सकता है, ठीक है। बचपन वाला बात नहीं है। वो बचपन वाला बात गया सर, छोटो वाला, ठीक है। अच्छा प्लीज टेल मी सर, अगर इस तरह का इनकम लेके किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जब मिस्टर ए जैसा बंदा आता है तो टैक्स कंसल्टेंट को किस तरह से क्वेश्चंस को जवाब देना है, उसके लिए आप लोग रेडी होना है सर। ऐसे सवाल लेके आएगा ना, ऐसा सवाल लेके कंसल्टेंट आएगा, सॉरी क्लाइंट आएगा, और क्लाइंट को कंसल्ट करना है और उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो वेरी सिंपल बात है, ओके। तो कैसे जवाब दिया जाए, हाउ टू गिव आंसर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे तो मैं आपको ये आइडिया के लिए करा रहा हूँ, ये भी कुछ पॉइंट आप समझ जाओगे, कुछ पॉइंट आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग समझ जरूर पाओगे। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, अपने दोस्त से कितने का कैश लिया था सर? 75,000 का, 75,000 का कैश लिया था। तो सर 50,000 तक का गिफ्ट ना अलाउड करता है गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि 50,000 तक कैश ओके, बट 50,000 से ज्यादा कैश अगर किसी को मिलेगा एक्स्ट्रा अमाउंट में कभी कभी टैक्स लगता है, और नहीं तो पूरा अमाउंट पर टैक्स लगता है। तो हम लोग यहाँ पर ना पूरा अमाउंट पर ही टैक्स लगाएंगे, इसका एक ऑल्टरनेटिव व्यू भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर हम लोग पूरा अमाउंट को ही टैक्सेबल कर देंगे, क्योंकि 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10, 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 आपको 50,000 तक ही अलाउ करता है कैश गिफ्ट, इससे ज्यादा गिफ्ट अलाउ नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा 75,000 टैक्सेबल। अच्छा, वो अपने फ्रेंड से 60,000 का बुलियन भी लिया था, मैंने दोस्त ने दिया था तो लेना लेगा क्यों नहीं। अब सवाल है सर लेकिन ये भी तो गिफ्ट हो गया। यस सर, अब बुलियन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो डेफिनेशन है जो कैपिटल गेन चैप्टर में भी पढ़ाया गया है। तो जब बुलियन रिसीव कर रहे हो आप विदाउट कंसिडरेशन, सेम इज टैक्सेबल, लेकिन एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड क्या कर रहा है 50,000, 50,000 से ज्यादा का वैल्यू है, तो अगेन पूरा का पूरा वैल्यूएशन टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अप टू 50 होता तो टैक्सेबल नहीं करते गिफ्ट को। सर सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जो प्लॉट ऑफ लैंड उन्होंने फरीदाबाद वाला जो लैंड लिया था अपने दोस्त से, वो भी विदाउट गिविंग एनी मनी, एकदम गिफ्ट के तरह ही ले लिया। फरीदाबाद वाला लैंड 5 लाख का स्टैम्प वैल्यू है सरकार का, ठीक है। ये जमीन भी उन्होंने फ्री में लिया। तो 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 कहता है कि भाई आपने तो पूरा का पूरा विदाउट कंसिडरेशन लिया, तो पूरा का पूरा ही टैक्सेबल है 5 लाख, ओके। अब ये सब आपका क्या हो जा रहा है सर, टैक्सेबल हो जा रहा है। अब आगे का खेल देखो, अब आगे का खेल देखो, क्वेश्चंस में आपके सामने और एक बात है सर, मिस्टर सी ने शेयर परचेज किया था, ठीक है, और ऑफिस बिल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, और फिर उन्होंने जमीन बेच भी दिया था 7 लाख में। तो ऐसे 2-3 पॉइंट आपका समझना पड़ेगा सर। तो यहाँ पर 5 लाख का जमीन उनको मिला था विदाउट एनी कंसिडरेशन, टैक्सेबल है सर। अच्छा अच्छा, मिस्टर सी ने शेयर के साथ क्या किया था? मिस्टर ए ने मिस्टर सी से शेयर परचेज किया था, याद है सर? याद है आप लोगों को? मिस्टर ए मिस्टर सी से शेयर लिया था। आप लोग एक चीज शायद ध्यान नहीं दिए, मिस्टर ए डीलर इन शेयर्स क्वेश्चन के शुरुआत में ही बोला हुआ था,
कि मिस्टर ए जो है ना वो शेयर का ही डीलर है, माने ब्रोकर है, रेगुलर बिजनेस करता है शेयर मार्केट का, यही उनका रेगुलर काम है। और जब मिस्टर ए एक शेयर डीलर है, जब एक शेयर डीलर दूसरे शेयर डीलर से शेयर का लेन देन करता है, तब ये उसका पीजीबीपी का पार्ट हो गया ना, स्टॉक इन ट्रेड हो गया ना सर। हेलो, जब जिस चीज का हम लोग धंधा करते हैं रेगुलरिटी करके, चाहे वो चावल का करे, आटा का करे या शेयर का करे, तब वो स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। तो मिस्टर सी यहाँ पर 1,00,000 शेयर 400 टका करके अपने फ्रेंड से लिया था, फ्रेंड बने मिस्टर सी, वो भी डीलर है, इसका मार्केट प्राइस है 600 टका करके। तो 6 लाख का चीज आपको 4 लाख में मिला, तो ऑब्वियसली आप 2 लाख का गेन किए, पर ये 2 लाख का गेन आपका बिजनेस इनकम है, ना कि अदर सोर्स इनकम, ना ही कैपिटल गेन इनकम, ना ही अदर सोर्स इनकम, ना ही कैपिटल गेन इनकम। बात समझे कि नहीं? हेलो, बात समझ में आया कि नहीं सर? बोलो। स्टॉक इन ट्रेड समझ में आ गया, क्योंकि दोनों ही शेयर का डीलर है। तो Yes, sir. जब दोनों डीलर अपने बीच में अपने प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं, भले ही वो शेयर ही क्यों ना हो, तब वो बिजनेस है, तब वो कैपिटल गेन भी नहीं है और अदर सोर्स भी नहीं है। इसीलिए डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब 2 लाख मैंने 6 लाख माइनस 4 लाख, 2 लाख का जो डिफरेंस है ना, इज नॉट टैक्सेबल एज इट रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए, सिंस मिस्टर इज अ डीलर इन शेयर्स, है ना। इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं पुट करना है, क्योंकि ये अदर सोर्स है ही नहीं, ये स्टॉक इन ट्रेड है। लेकिन 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 किंतु परंतु ऑफिस पोजीशंस में लिया था, याद है? हाँ सर, उन्होंने ऑफिस पोजीशंस पे लिया था। डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 23 लाख ऑन द डेट ऑफ बुकिंग एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन ऑफ 20 लाख, ठीक है, paid in is taxable under section 56 subsection 2 clause 10, since the difference between exceeds 2 lakh being the higher of 50,000 and 10% of the consideration। सर ये क्या है, समझ में नहीं आया, समझा देता हूं सर, थोड़ा सा शांति बना के रखो। देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो। 1 नवंबर 2022 में वो अपना ऑफिस पोजीशंस में लिया, मैंने अपने अधिकार में लिया, इसको बुक किया था 2 साल पहले 2020 में 20 लाख में। जब बुकिंग किया था उस टाइम पे इसका मार्केट वैल्यू चल रहा था, मैंने स्टैम्प वैल्यू, सरकारी स्टैम्प वैल्यू चल रहा था 23 लाख। तो जब स्टैम्प वैल्यू था 23 लाख, उन्होंने बुकिंग किया 20 लाख, तो बेनिफिट कितने का हुआ सर? 3 लाख का। ये बात क्लियर है कि नहीं, पहले मुझे बताओ। 23 लाख में जब स्टैम्प, सरकारी स्टैम्प वैल्यू चल रहा था 23 लाख, उन्होंने बुकिंग किया 20 लाख, तो उनको 3 लाख का वैल्यूएशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ सर, प्लीज टेल मी। क्योंकि आप सरकारी वैल्यू से भी Yes, कम sir. दाम में, सरकारी वैल्यू से भी कम दाम में कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट है। क्योंकि सरकार कभी भी आपको अपने, क्योंकि सरकारी वैल्यूएशन नॉर्मली रिजनेबल होता है, उससे कम दाम में होगा तो सरकार कभी उसको ना आपको बेनिफिट नहीं देना चाहता है। तो कहीं ना कहीं आपने बेनिफिट किया, तो कितना बेनिफिट कर लिया? 3 लाख का। अच्छा 32 लाख तो आज का वैल्यूएशन सर, डजेंट मैटर सर, मैटर है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे आपने कितने का बेनिफिट लिया था। 32 लाख आज का वैल्यूएशन है, 1 नवंबर 2022 को प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर 20 लाख का आपका 2 साल पहले का बुकिंग है, जिसका स्टैम्प वैल्यू बुकिंग डेट में 23 लाख का है। ओके, अब सवाल ये उठता है कि ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख का बेनिफिट आपने लिया, डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू ऑफ 23 lakh on the date of booking and the actual consideration of 20 lakh, ये जो एक्स्ट्रा 3 लाख है, is taxable under section 56 subsection 2 clause 10, बिकॉज डिफरेंस जो है ना 2 लाख को एक्सेड कर गया। ये जो डिफरेंस है, अगर 2 लाख एक्सेड ना करता, मैंने 23 लाख, और ये अगर 21 लाख होता तो 2 लाख एक्सेड नहीं करता। अगर 2 लाख एक्सेड नहीं करता तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि ये 2 लाख एक्सेड कर दिया। और बिंग दी हाई, और उसमें क्या रूल है, बिंग दी हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, बिंग दी हायर ऑफ 50,000 माने ये जो डिफरेंस जो है, ये 50,000 एंड कंसिडरेशन का 10%। कंसिडरेशन कितने का है?
कंसिडरेशन तो 20 लाख का है ना, कंसिडरेशन 20 लाख का है, तो 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, इसका जो भी डिफरेंस होगा वो वैल्यू आपका टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ऐसा है कि ये 3 लाख होगा। अभी भी एक्चुअली आपको दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 अभी तक पढ़ाया नहीं, ठीक है। मैं इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में कि थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट आपको दिक्कत करेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन से डिस्कस करूंगा, ठीक है। इन आवर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस सेक्शन विथ यू, एक एक सेक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। फिलहाल अब मैं सेक्शन डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैं और आपको ज्यादा दिमाग नहीं खाना चाहता, क्योंकि आज तो जस्ट एक क्वेश्चंस का एक डिस्कशन मैंने इसलिए किया ओनली फॉर द आइडिया पर्पस। तो आप यहाँ पर देखो कि ये 3 लाख ऑब्वियसली रीजन समझ में नहीं आया, बट अब मैं आपको नेक्स्ट दिन ये समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने टोटल इनकम किया अदर सोर्स से 9,35,000, कहां से मिला, कहां से मिला, 75,000 यहाँ, 60,000 यहाँ, 5 लाख यहाँ और 3 लाख यहाँ, ठीक है। तो कुल मिला के आपका कितना हुआ, 9,35,000, ठीक है। और आपका और एक हिसाब है, आपने 5 लाख का घर को 7 लाख में बेचा ना सर, 5 लाख का जो फरीदाबाद वाला घर था अपने दोस्त से आपने लिया था, उसको आपने आज 7 लाख में बेच दिया ना, तो यहाँ पर आपने 2 लाख का गेन कर लिया। तो इसका भी एक हिसाब है, ये आपका कैपिटल गेन है। सेल कंसिडरेशन 7 लाख एंड आपका घर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 5 लाख, ठीक है। तो आपका गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 2 लाख। इसका भी मैं नेक्स्ट दिन सेक्शन समझाऊंगा, ये भी 56 सब्सिट्यूशन टू क्लॉज 10 का पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के आप 9,35,000 का अदर सोर्स में इनकम किए और 2 लाख आपने कैपिटल गेन से इनकम किए, 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से अदर सोर्स का कैलकुलेशन आपको चैलेंज देता है, इस तरह से अदर सोर्स का कैलकुलेशन आपको चैलेंज देता है, और कुछ नहीं सर। तो डोंट वरी सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी चर्चा मैं आपसे करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस भी करूंगा, और सबसे पहले तो इंडिविजुअल प्रोविजंस को बताना पड़ेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, यही मेन बात है। क्वेश्चन सॉल्व होना जरूरी नहीं, आंसर मैच करना जरूरी नहीं, उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी पूरा सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर और क्वेश्चंस पे हाथ लगाएंगे, उससे पहले हाथ ही नहीं लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सर, आज इतना ही है, बाय सर। थैंक यू স্যার একটা ছিল স্যার। হ্যাঁ বল। জি স্যার, ওই আমাদের স্যালারিতেও দেখেছিলাম আর এইখানেও দেখলাম যে 50,000 এক্সিড করলে ট্যাক্সেবল হয়ে যায় ক্যাশ রিসিপ্ট। স্যার বইতে না দু রকম ট্রিটমেন্ট করা আছে, একটা তো যে এক্সিড অ্যামাউন্টটা সেটাও করা যায়, 50 থেকে 75,000ও করা যায় পুরোটা, আর না হলে 25, যে কোনো একটা অল্টারনেট ভিউ হয়। দুটোই ঠিক হয় না স্যার? দুটোই ঠিক হয়, কিন্তু যেটা নিবি যে কোনো একটা নিয়েই করতে হবে। আচ্ছা স্যার। স্যার একটু এমটিপিটা ডিসকাস করে দেবেন, আমার উল্টো কেমন একটা এসছে এবছর এমটিপি। আমি ডিসকাস করে দেবো, অবশ্যই ডিসকাস করে দেবো আস্তে আস্তে। তো একবার দেখে নিন আপনি স্যার, আমার শিডিউলে এবছর মিক্স আপ কেমন কোশ্চেন দেখছি এমটিভিতে। আমি ডিসকাস করে দেবো, আমাদের ট্যাক্স পেপারে জানি আমি। ঠিক আছে, আমি ডিসকাস করবো, হ্যাঁ। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে ওকে।